नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात संविधान और राष्ट्रीय सियासत के संस्कारों की। आज मेरे हाथ में देश के संविधान की एक प्रति है। इसकी वजह है आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को आज के ही दिन संविधान को ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 से संविधान पूरे राष्ट्र में लागू हुआ। भारतीय राजनीति में संविधान और लोकतंत्र दो ऐसे शब्द हैं जो आप अक्सर नेताओं की जुबान पर सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार यही संविधान है। यही संविधान हमारे देश का धर्म ग्रंथ है, कर्म ग्रंथ है। आज संविधान दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान और लोकतंत्र की व्याख्या की। विपक्ष द्वारा मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोपों का करारा जवाब दिया है। मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, जिस पार्टी का लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुका हो वो देश के लोकतंत्र पर ज्ञान देना बंद करे। आज मोदी ने लोकतंत्र और संविधान के लिए पारिवारिक पार्टियों को बड़ा खतरा बताया। मोदी की टिप्पणी पर विपक्ष ने पलटवार किया है। आज सवाल यही है, क्या सिर्फ कांग्रेस में परिवारवाद है या फिर देश की कोई भी पार्टी इस रोग से अब अछूती नहीं है? क्या देश की पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी? राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती। नेताओं ने कुनबा जोड़ा, लोकतंत्र की राह में रोड़ा। उन्होंने जो परिवार के बारे में बात करता है, पहले खुद का संघ परिवार के बारे में सोच ले। क्या सिर्फ कांग्रेस परिवारवाद के भरोसे है? प्रधानमंत्री जी के मन में ये विचार कब आया? सत्ता मिलने पाने के बाद। सत्ता किसके जरिए पाली? इन्हीं पारिवारिक पार्टियों के साथ में आप हाथ मिलाते रहे। राजनीतिक पार्टियां या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्रधानमंत्री का दुनिया में तो एक ही दुश्मन है, गांधी और गांधी परिवार। परिवारवाद पर तेरा मेरा से ज्यादा परिवारवाद तो प्रधानमंत्री जी बीजेपी में है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र कौन है? वसुंधरा राजे। समझना यह भी है कि क्या संविधान, लोकतंत्र, इन्हीं सबको हथियार बनाकर विपक्ष मोदी पर हमला करता रहा है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर उसी संविधान, उसी लोकतंत्र का हवाला देकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की है। क्योंकि परिवारवाद के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा वो तमाम पार्टियां हैं जिन पर परिवारवाद का कब्जा इस देश में हो चुका है। वो लोकतंत्र की पूरी आत्मा को ही आहत करती हैं। इसी के साथ कई मुद्दों पर नाम लिए बिना, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन पीएम का हमला था जिसमें पार्टी फॉर द फैमिली बोल के वो रुक गए। फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली, ये सब आगे कहा। उन्होंने बोलने की जरूरत ही नहीं है। परिवारवाद की नई परिभाषा क्या है ये भी समझना होगा कि आखिर परिवारवाद क्या है, क्योंकि कोई भी पार्टी अब अछूती कहां दिखती है। नेताओं के बेटों को टिकट देकर फिर वो जीतते हैं, फिर मंत्री भी बनाया जाता है। तमाम पार्टियों का यही हाल है। पारिवारिक पार्टी वर्सेस नेताओं की विरासत। बीजेपी ये व्याख्या देने की कोशिश कर रही है कि एक तो वो पार्टी जिसमें पूरी पार्टी पर कब्जा होता है एक परिवार का, और एक वो जिसमें बेटों को टिकट दिया जाता है, वो आगे बढ़ते हैं। क्या परिवारवाद बहाना, विपक्ष है निशाना? आइए जल्दी से अब आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और सुनाते हैं, समझाते हैं। जो प्रधानमंत्री ने आज संविधान, लोकतंत्र की संपूर्ण व्याख्या की है उसको पहले समझिए। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है। संसद के जिस सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसी सेंट्रल हॉल में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम पर सरकार और विपक्ष के बीच महाभारत छिड़ गया। विपक्ष ने संविधान और लोकतंत्र का हवाला देकर कार्यक्रम का बहिष्कार किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को इन्हीं दो शब्दों के नाम पर सिर्फ घेरा नहीं बल्कि प्रचंड प्रहार किया। संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं,
जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। मोदी ने एक तीर से विरोधियों पर निशाना साधा है। निशाना नंबर 1 गांधी परिवार, निशाना नंबर 2 मुलायम सिंह यादव, निशाना नंबर 3 लालू यादव, निशाना नंबर 4 शरद पवार, निशाना नंबर 5 उद्धव ठाकरे, निशाना नंबर 6 फारूक अब्दुल्ला, निशाना नंबर 7 महबूबा मुफ्ती, निशाना नंबर 8 स्टालिन। वैसे भारतीय राजनीति में परिवारवाद की जड़ें गहरी धसी हुई हैं। यहाँ राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय दलों में परिवारवाद का बोलबाला है, लेकिन मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, वही कांग्रेस जो एक ही परिवार के कुनबे के कंट्रोल में है। हालांकि परिवारवाद को परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री ने थोड़ा संशोधन किया है, इसे भी समझिए। प्रधानमंत्री के मुताबिक किसी राजनेता के परिवार वाले राजनीति में आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसे परिवारवाद वो नहीं मानते। असल में परिवारवाद का मतलब है पारिवारिक पार्टियां, यानी जिन राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टियों पर सिर्फ एक परिवार का लगातार कब्जा बना हुआ हो, जिस पार्टी का पूरा कंट्रोल एक परिवार के हाथ में हो, ठीक वैसे ही जैसे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। यानी नेताओं के परिवार का राजनीति में आना जाना परिवारवाद नहीं है, लेकिन नेताओं के द्वारा पार्टी का पूरा संगठन विरासत में परिवार को सौंपना परिवारवाद है। आज मोदी ने विपक्ष को संविधान और लोकतंत्र का हवाला देते हुए 4 मुद्दों पर घेरा। नंबर 1 राष्ट्रहित, नंबर 2 परिवारवाद, नंबर 3 भ्रष्टाचार और नंबर 4 अधिकार और कर्तव्य। नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को सीधा संदेश दिया, वही विपक्ष जो एक सुर में मोदी सरकार को लोकतंत्र और संविधान के नाम पर घेर रहा है। गोडसे के हिंदुस्तान के साथ हम नहीं रह सकते। हमें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए, हमें नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। ये लोगों को डराना चाहते हैं, डरा के लोकतंत्र नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने कहा ये 180 डिग्री प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कहते हैं उसका उल्टा बिल्कुल काम करते हैं। विपक्ष के वार पर मोदी ने पलटवार किया है। मोदी की व्याख्या का सारांश यही है कि जो नेता निजी हितों के चक्कर में अपनी पार्टी का लोकतंत्र नहीं बचा सके, वो देश का लोकतंत्र मजबूत कैसे करेंगे। अब सवाल यह है कि जिन पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का दावा है, क्या वहां कोई वाद नहीं है? आज तक ब्यूरो। सिद्धांतों की अगर वैचारिक कसौटी पर आप देखेंगे तो परिवारवाद राजनीतिक पार्टियों पर किसी कालिक से कम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हर पार्टी ने इस कालिक से परहेज करना छोड़ दिया है। और इसीलिए आज अगर आप देखें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इस देश की हैं, उन सब में परिवारवाद किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देता है। आपको बताएं,
कांग्रेस पार्टी में कमान परिवार के हाथ है। हम एक एक करके तमाम पार्टियों को दिखा रहे हैं क्योंकि 7 फरवरी 2020 तक देश में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 53 क्षेत्रीय दल है। जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी का कमान संगठन के हाथ में है और इसी के साथ बीजेपी के बाद हम आपको दिखा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, कमान परिवार के हाथ, आपको पता है मायावती। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, यहां पर एक बार फिर बात होती है तो कमान संगठन के हाथ में है और उन्होंने परिवारवाद तक काफी हद तक परहेज किया है उससे। जो अगली पार्टी हम आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बाद दिखा रहे हैं वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी कमान संगठन के हाथ में। एनसीपी कमान परिवार के हाथ में। फिर पवार फैमिली, और पवार फैमिली की पॉलिटिक्स एनसीपी के जरिए उसका वर्चस्व चलता रहता है। टीएमसी कमान परिवार के हाथ क्योंकि ममता बनर्जी हैं सर्वोसर्वा और उन्हीं के भतीजे बताया जाता है कि आगे पार्टी को ले जाएंगे। एक और पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी जहां पर कमान परिवार के हाथ में। तो कुल जो 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो हमने आपको दिखा दी कि कैसे इन सभी के जो नेतृत्व है, जो संगठन है वो परिवार के हाथ में। 2 सिर्फ निकली जो इस कसौटी पर सही ठहरती। इधर मोदी ने पारिवारिक पार्टियों को आड़े हाथ लिया, उधर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। एक जमाने में बीजेपी के साथ रहे शिवसेना ने पूछा, सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए सरकार? प्रधानमंत्री जी के मन में ये विचार कब आया? सत्ता पाने के बाद में। सत्ता किसके जरिए पाली? इन्हीं पारिवारिक पार्टियों के साथ में आप हाथ मिलाते रहे, 30-30 बरस साथ में रहे और छोड़ो वहाँ तो कश्मीर में तो उनके साथ में जाकर वहाँ भी सरकार बनाई पारिवारिक पार्टी को। इसलिए मैं बोला वो जो विचारधारा को लेकर चलता है ना वो हिलना भी नहीं चाहिए। वहाँ तो जाना ही नहीं था ना पारिवारिक पार्टियों के साथ में, क्यों गए? उनकी सीढ़ी पकड़कर ऊपर जाते और बाद में सीढ़ी पे लात मारने की बात आ जाती है। यही तो गलत सोच है ना, इसलिए विश्वास ढह गया, क्षमा मांगने की नौबत आती है। शिवसेना ने पारिवारिक पार्टियों से गठजोड़ वाला चैप्टर बीजेपी को याद दिलाया तो वहीं कांग्रेस से पूछा, परिवार पर तो बोले लेकिन चीन पर चुप्पी क्यों है? प्रधानमंत्री का दुनिया में तो एक ही दुश्मन है, गांधी और गांधी परिवार, और किसी को नहीं देखते। चीन हमारे जमीन कब्जा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उस तरह उनका ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है। उनका बस एक ही दुश्मन है, कांग्रेस पार्टी। और मौका मिलते ही कांग्रेस पार्टी को गाली गलौज करो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तीखी प्रहार करो, जो भी मर्जी करो, लेकिन हमारे बगल में चीन हमारे जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उनके लिए उनका कोई माथापच्ची नहीं है, कोई कुछ नहीं करते। हमारा देश में आकर चीन अपना गांव बिछा रहे हैं, कोई इनसे फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो किसानों के पास माफी मांगने के बाद और लोग समझ गया है नरेंद्र मोदी क्या है। और इन्होंने जो परिवार के बारे में बात करता है, पहले खुद का संघ परिवार के बारे में सोच ले। ये 2014 में सत्ता में आने के बाद इस देश का जो सामाजिक एक ढांचा थे, इसके ऊपर क्या हमला किया है ये इन लोगों ने। खुद संविधान के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, खुद का कैबिनेट मंत्री उसके सदस्यों के साथ चर्चा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बात कर सकता है ये। तो इसलिए एक बहाना बन गया है, एक फैशन बन गया है कांग्रेस परिवार के ऊपर बोलने का। मोदी ने बड़े बड़े नेताओं पर बिना नाम लिए प्रहार किया था, लिहाजा जवाब समाजवादी पार्टी आरजेडी से भी आया। उन्होंने संविधान को, लोकतंत्र को तार तार किया है, संविधान की धज्जी उड़ा दी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान दिवस पर परिवारवाद पर बोल रहे थे, परिवारवाद पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद तो प्रधानमंत्री जी बीजेपी में है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र कौन है? वसुंधरा राजे जी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, लंबी फहरिस्त है बीजेपी में परिवारवाद की। विपक्ष पर दोष देखने के पहले अपने गिरेबान में झांकिए, सामने आईना रख लीजिए। हिंदुस्तान में तो हमेशा से ही
वसुधैव कुटुंबकम का नारा रहा है। हम तो हमेशा से सनातन धर्म पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, और लोकतंत्र में तो सत्ता में तो वही पहुंचेगा प्रधानमंत्री जी जो जनता जिसको चुनेगी। तो कम से कम जनता का तो अपमान हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसान हमारा परिवार है जो परेशान है, 700 किसानों की मौतें हो गई। हिंदुस्तान हमारा परिवार है जो आज महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, वो कमर टूट गई, आत्महत्या करने पे मजबूर है। इन परिवार वालों की बात कब होगी ये मैं जानना चाहता हूँ। विपक्ष ने मोदी को घेरा, लेकिन नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला। बोले वंशवाद वाली पार्टियों की एक्सपायरी डेट आ गई है। बड़ी बात यह है कि भारत की राजनीति में वंशवाद हर राजनीति दल की हकीकत है, जिसे स्वीकार करने को तैयार कोई नहीं। तर्क यही है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाए, वकील का बेटा वकील बन जाए। अगर ये परिवारवाद नहीं है तो राजनीतिक नेता का बेटा या बेटी राजनेता क्यों नहीं बन सकता? तो क्या जिस राजतंत्र से छुटकारा पाने के लिए लोकतंत्र अपनाया गया, उसी लोकतंत्र में राजतंत्र का नया अवतार परिवारवाद है? आज तक ब्यूरो। भारतीय राजनीति में माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की गंगोत्री, एक तरह से नेम प्लेट उन पर परिवारवाद का लगा हुआ, और यह आरोप हमेशा उन पर लगता रहा है। लेकिन इस बीच नेहरू ने एक वक्त पर लाहौर संबोधन में क्या कहा था, उससे सबको समझना चाहिए। मैं इस बात को आज ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। मैं किसी राजा या राजकुमार की सत्ता में यकीन नहीं रखता या ऐसी सत्ता बनाने में यकीन नहीं करता जो नए दौर के राजा पैदा करता हो सकता है कि कांग्रेस के जरिए पूर्ण समाजवादी कार्यक्रम लागू नहीं किया जा सके, लेकिन हमें ये समझ लेनी होगी कि पूरी दुनिया समाजवाद का दर्शन मौजूदा सामाजिक ढांचे में धीरे धीरे जड़ें जमाता जा रहा है। ये सिर्फ समय और इसके लागू होने के तरीके की बात है। आखिर भारतीय राजनीति में परिवारवाद का पूरा रोग क्या है, ये रिपोर्ट देखिए जरा। भले ही परिवारवाद के लिए सबसे ज्यादा निशाने पर कांग्रेस रही है, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह का परिवार, हरियाणा में चौधरी देवीलाल का परिवार है, महाराष्ट्र में शरद पवार का परिवार हो, बाला साहेब का परिवार हो, कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा का परिवार हो, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव चंद्रबाबू नायडू का परिवार, तेलंगाना में के चंद्रशेखर का परिवार हो, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार हो, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार, पंजाब में बादल परिवार हो। देश की राजनीति में आज के मौजूदा दौर में ज्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जहां वंशवाद है। अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू 1951 से 1954 तक 3 साल तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। वहीं 7 साल तक इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहीं, पहली बार 1969 में और दूसरी बार 1978 से 1984 तक। राजीव गांधी भी 1985 से 1991 तक 6 वर्षों तक पार्टी के अध्यक्ष रहे, जबकि सोनिया गांधी 1998 से लेकर 2017 तक पार्टी अध्यक्ष रहीं, जबकि 2 साल तक राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष रहे, 2017 से 2019 तक। यानी आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथों में है। बड़ी बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन की जंग को सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ने वाली पार्टी डीएमके भी परिवारवाद से बच नहीं सकी। आज करुणानिधि के बेटे डीएमके के मुखिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह गांधी नेहरू के परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोहियावादी और चौधरी चरण सिंह के शिष्य मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी बनाई तो राजनीतिक उत्तराधिकार अपने बेटे को सौंपा। मायावती ने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश के हाथों में कमान सौंपकर उत्तराधिकारी के सवाल को विराम दे दिया। वहीं कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के शिष्य लालू प्रसाद यादव भी सियासी विरासत परिवार को सौंप चुके हैं। सिर्फ सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियों ने ही अपनी विरासत अपने परिवार वालों को नहीं सौंपी है। बाला साहब ठाकरे ने भी अपनी विरासत किसी पार्टी वर्कर को नहीं बल्कि बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपी। ठीक ऐसे ही जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की 2 बड़ी पार्टियां यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी परिवारवाद के सहारे सियासी मैदान में है। यानी परिवारवाद की जड़ें देश की राष्ट्रीय पार्टी से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों तक बहुत गहरी है। आज तक ब्यूरो। आपने पार्टियों में परिवारवाद देखा, आपने देखा कई पार्टियों में है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो खुद भी इससे अछूती नहीं रही है। कई नेताओं के बेटों को टिकट देकर वो विधायक या फिर सांसद बनाते हैं, उसके बाद मंत्री तक उन्हें बनाते हैं, तो कोई अछूता नहीं दिख रहा है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद की बात करते हैं।
कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू के साथ जो शुरू हुआ, हालांकि उससे पहले मोतीलाल नेहरू भी आप कह सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी उनके बेटे और संजय गांधी उनके बेटे और फिर राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और अब दोनों बच्चे उनके राहुल और प्रियंका। ये है पूरा परिवारवाद का फैमिली ट्री कांग्रेस पार्टी का। अब हम आपको आरजेडी का दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी राबड़ी देवी, तेज प्रताप एक बेटे, दूसरे बेटे तेजस्वी और फिर मीसा उनकी पुत्री भी जो पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं। फिर समाजवादी पार्टी का परिवारवाद जिसमें शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अभयराम भाई तीनों और फिर उनके बेटे अखिलेश, और अखिलेश पर ही नहीं रुका, उनकी पत्नी डिंपल भी परिवारवाद की इस पॉलिटिक्स के पूरे फैमिली ट्री में पहुंच जाती हैं। अब अकाली दल का देखिए, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल उनके बेटे, भतीजा उनका मनप्रीत बादल और सुखबीर बादल की पत्नी जो कि प्रकाश सिंह की बहू हुई, वो भी हरसिमरत कौर बादल भी मंत्री थी अभी तक सरकार में, हालांकि अब वो अलग हो गई है, लेकिन तो ये फैमिली ट्री उनका है। डीएमके एम करुणानिधि के साथ जो शुरू हुआ, स्टालिन बेटा एक, अलड़गिरी उनके बेटे और फिर कनिमोरी जो उनकी बेटी है। तो अलड़गिरी हो या फिर स्टालिन, दो बेटे भी उनके पॉलिटिक्स में रहे काफी एक्टिव और कनिमोरी भी है। तो ये फैमिली ट्री डीएमके का हमने आपको दिखा दिया। तो कई सारी पार्टियां हैं, संगठन में कब्जा जरूर इन पार्टियों में पूरी तरह से एक परिवार का है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति से अब इस देश में कोई भी पार्टी अछूती नहीं रही है, ये साफ और स्पष्ट कहना ही होगा। बहरहाल अब बात कर लेते हैं स्पेशल रिपोर्ट में जरा किसान आंदोलन की। आज 1 साल यानी सालगिरह है किसान आंदोलन की। जश्न भी है, लेकिन जीत को अधूरा बताते हुए आगे की लड़ाई की तैयारी किसान कैसे कर रहे हैं, देखिए जरा। सिंघू बॉर्डर पर महापंचायत, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर की हैं, जहां बीते साल से किसानों ने डेरा डाल रखा है। आज 1 साल पूरा होने पर सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी पर जश्न मनाया। आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर महापंचायत हो रही है। 26 नवंबर वही दिन है जिस दिन पिछले साल अलग अलग बॉर्डरों पे किसान आके यहाँ पे अपना डेरा जमा चुके थे। नंबर काफी तेजी से बढ़ता हुआ आपको यहाँ नजर आएगा। दूर जहाँ पे मेन स्टेज है वहाँ पे महापंचायत होगी कुछ ही देर के अंदर, और एक एक करके हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से, अगर गाजियाबाद की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पे ज्यादातर किसान वेस्टर्न यूपी से आए हुए हैं। ये वही बॉर्डर है जो दिल्ली को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर पंजाब हरियाणा से आए किसानों ने अपनी एकजुटता दिखाई। आज ही के दिन जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर भारी भरकम हंगामा बरपा हुआ था। दरअसल टीकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं वो इसी शंभू बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। और यहाँ पर जो नज़ारा आज आप देख रहे हैं, दरअसल पिछले साल यहाँ का नज़ारा एकदम बदला हुआ था। कानून वापसी के बाद अब किसान एमएसपी की गारंटी कानून चाहते हैं। किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ सत्येंद्र चौहान, आज तक। किसान आंदोलन का 1 साल, अब आगे क्या होगा? क्या आंदोलन खत्म होगा? इसे राकेश टिकैत और अनिल विज के बीच हुई चर्चा के जरिए जरा समझिए। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप घर वापसी अगर नहीं करते हैं तो आपके आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगता है विश्वसनीयता का। मांगे हमेशा रहेंगी, कोई सारी मांगे कभी खत्म नहीं हो जाएगा। क्या लेने दो हमको तो पहले बहुत नाम मुद्दा पुकारा, अब बिना बदलू भी कह लो भाई। एमएसपी चाहिए, एमएसपी की गारंटी। और जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो उस कमेटी में थे जब एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की बात करी गई। तो क्या उस टाइम पे प्रधानमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री थे गुजरात के और इसी पार्टी में थे, उन्होंने गलत जानकारी दी थी क्या देश के सामने? आप ये तो बात करते प्रधानमंत्री जी का, इस बात के लिए तो धन्यवाद करते। और
झूम के धन्यवाद करते कि ये हमारी इतनी बड़ी मांग को प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द में मान लिया। आप टकैत जी, आप इस बात पे चूक गए, आपने नहीं किया। भाई इनकी तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में, यही बिचौलवा बन जा, एमएसपी दुआ दे, यही क्रेडिट ले ले उसका। हम तो इन्हीं का धन्यवाद कर देंगे कि पहले 3 बिल पास करो, तो 3 बिल पास कर दिए, अब कैबिनेट ने भी पास कर दिए, 29 तारीख को लोकसभा में भी वो पेश हो जाएगा। तो आपको कहीं तो विश्वास करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में ये घोषणा करता है और आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। विश्वास तो है, जो उन्होंने 3 काले कानून वापसी लेने की बात करी, हमें तो विश्वास है कि वो ले लेंगे। मैंने कब करा के वे नहीं लेने के? भाई हमने ये कब कहा कि वे नहीं लेने के? पहले बार बार कहते थे कि 3 बिल वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे। तो 3 बिल वापस कर दिए तो जाओ घर नहीं जाते, धन्यवाद नहीं करते, शुक्रगुजार नहीं होते हैं। तो अब इनके मन की क्या बातें हैं, अभी इनके मन के अंदर जो बातें हैं वो यही जानते हैं। लड़ाई किसकी है? आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। एमएसपी पे जो कोरोना बीमारी आई, कोरोना के अस्पताल तो देश में थे नहीं, बीमारी के हॉस्पिटल पहले थे। कोरोना एक बीमारी आई भयंकर, तो सब पूरा स्टाफ, सब सरकारें लगी कि पहले इसे पीट लो भाई, कोरोना आ गया। तो ये काले कानून आ गए, वे पहले सब चीज हट के सबने पहले इसको दाब्या, वह बीमारी खत्म होगी। अब जो दूसरे मसले हैं उन पर बातचीत कर लो। कोरोना वायरस के प्रकोप से थोड़ी राहत मिलने पर जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक बार फिर से बड़े खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। रूप बदलकर दुनिया में कई बार तबाही ला चुके इस वायरस ने एक बार फिर अपना चेहरा बदला है, जिसे वैज्ञानिक बेहद घातक मान रहे हैं। कैसे दुनिया में फिर से छाई कोरोना की दहशत, कैसे कोरोना के नए वेरिएंट ने उड़ा दी दुनिया की नींद। कहां से आया है कोरोना वायरस नया और घातक वेरिएंट? वैज्ञानिकों ने इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट क्यों कहा? अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट का सच क्या है? भारत से लेकर ब्रिटेन तक कैसे कोरोना के नए वेरिएंट का जारी हुआ अलर्ट? सावधान, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बेहद घातक है। आज जब कोरोना के वायरस को फैले 2 साल होने वाले हैं, तभी कोरोना वायरस के सबसे खराब वेरिएंट ने दुनिया को दहला दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट, जिसे बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जा रहा है, ये वेरिएंट दरअसल दक्षिण अफ्रीका से सामने आया है। इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नए वेरिएंट के खतरे की आशंका के मद्देनजर चौकन्ना होने को कहा है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया में कोविड-19 की महामारी की नई लहर आएगी? कोरोना की दहशत से जैसे तैसे लोग उबरना शुरू हुए थे, लोगों के चेहरों से मास्क हट रहे थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के 7 महीने बाद कोरोना की तीसरी दहशत ने अचानक से धावा बोला है। जी हाँ, दुनिया सहम गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया डर गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के म्यूटेंट से देश ने और दुनिया ने कोरोना की दूसरी लहर में जो मंजर देखा है, उसके बारे में सोचकर ही सिहर उठते हैं, कलेजा कांपने लगता है। ऑक्सीजन से तड़पते लोग, अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ते लोग, लॉकडाउन का सन्नाटा।
एक बार फिर से वही दहशत लोगों को डरा रही है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसे अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसमें इतने ज्यादा म्यूटेशन हैं कि इसे एक वैज्ञानिक ने डरावना बताया है, तो दूसरे वैज्ञानिक ने इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट कहा है। इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि ये नया वेरिएंट कितना संक्रामक है, वैक्सीन के बावजूद भी ये कितना तेजी से फैल सकता है और इसे लेकर क्या करना चाहिए। फिलहाल इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ही सवालों के जवाब मिल पाए हैं। इस वेरिएंट को B11529 कहा जा रहा है और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कोई नाम दे सकता है, जैसे अल्फा और डेल्टा वेरिएंट नाम दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के निदेशक प्रोफेसर टूलियो डे ओलिवेरा कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन है। म्यूटेशन का असामान्य समूह है और ये अन्य वेरिएंट से बहुत अलग है। प्रोफेसर डी ओलिवेरा ने कहा है कि इसमें कुल मिलाकर 50 म्यूटेशन हुए हैं और 30 से ज्यादा म्यूटेशन ज्यादा स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। ज्यादातर वैक्सीन प्रोटीन पर हमला करते हैं और इन्हीं के जरिए वायरस भी शरीर में प्रवेश करता है। वायरस के हमारे शरीर की कोशिकाओं से संपर्क बनाने वाले हिस्से की बात करें तो इसमें 10 म्यूटेशन हुए हैं, जबकि दुनिया भर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट में 2 म्यूटेशन हुए थे। The latest before this was the Delta variant, which everybody was talking about. So as we understand, this virus is known to mutate. So as long as the virus is multiplying in the population, there is a chance of it mutating. So the one which is recently been found in certain parts of the world is the variant which we are discussing right now. लोगों के मन में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है कि क्या वैक्सीन कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट पर कारगर साबित होगी। वैसे कहा जा रहा है कि सभी म्यूटेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे होते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या म्यूटेशन हुए हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि ये वायरस चीन के वुहान में मिले मूल वायरस से मौलिक रूप से अलग है। इसका मतलब ये है कि इस मूल वायरस को ध्यान में रखकर बनाई गई वैक्सीन इस वेरिएंट पर अप्रभावी हो सकती है। नए वेरिएंट को लेकर प्रयोगशालाओं में होने वाले वैज्ञानिक अध्ययन तस्वीरों को और स्पष्ट करेंगे, लेकिन असल दुनिया में वायरस के प्रभाव की निगरानी से नतीजे जल्दी मिलेंगे। अभी पूरी तरह से निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दी होगा, लेकिन शुरुआती संकेत इसे लेकर चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के गाउटेंट में 77, बोत्सवाना में 4 मामलों और हांगकांग में 1 मामले की पुष्टि हुई है। हांगकांग का मामला दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल हमारे सामने ऐसा वेरिएंट है जो हमारी चिंताएं बढ़ा रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस वेरिएंट पर करीब से नजर रखे जाने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि अब क्या करना है। इस महामारी ने हमें सीख दी है कि हम सभी सवालों के जवाब मिलने तक इंतजार नहीं कर सकते। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों को निर्देश दिया है कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें। भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सरकार को सूचित किया है कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में नए कोविड-19 वेरिएंट 1.1529 के कई मामले दर्ज किए गए हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री एट रिस्क श्रेणी का हिस्सा है और उनकी कड़ी जांच और परीक्षण करना अनिवार्य है। वहीं ब्रिटेन के नए वेरिएंट को लेकर सामने आ रही चेतावनियों के बीच 6 अफ्रीकी देशों से आने वाले फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आज तक ब्यूरो। इस वक्त हर किसी के मन में यही जानने की उत्सुकता है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, कहां फैला है, कैसे इससे बचना है। आइए इस नए वेरिएंट के बारे में जरा आपको बड़ी बातें बताते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज से पैदा हुआ है। मरीज शायद HIV या एड्स की वजह से पीड़ित होगा और उसी में इतना म्यूटेशन हुआ है। इस सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट का मरीज मिला और फिर बोत्सवाना समेत अन्य पड़ोसी देशों में फैलने लगा, इसलिए इसे बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जाने लगा है। दुनिया भर में इस वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा लगभग 100 के आसपास मरीज दक्षिण अफ्रीका में मिले। दुनिया भर में प्रमुख डेल्टा स्ट्रेन सहित अन्य किसी भी वेरिएंट के मुकाबले ये बदतर होने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। B11529 वेरिएंट के 50 से ज्यादा म्यूटेशंस मिल चुके हैं, जिनमें 32 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में ही हैं। बोत्सवाना वेरिएंट के 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में है, इसीलिए स्वाभाविक है कि ये टीके को भी बेअसर बनाने में सक्षम माना जा रहा है। हांगकांग में मिले नए वेरिएंट के दोनों मरीजों ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवा रखी थी। वो अफ्रीका से लौटे थे, फिर भी वो पॉजिटिव निकले नए म्यूटेंट वायरस से। अफ्रीकी देशों की फ्लाइट रोकने का सिलसिला शुरू हो गया। इजरायल ने 7 अफ्रीकी देशों से आने जाने पर पाबंदियां लगा दी है। भारत सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन जांच करे। नए वेरिएंट की दहशत की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का रुख देखा गया है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी घट गई हैं। भारत में भी नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री हैं उनकी सघन जांच करें, खासकर अगर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना से सीधे आने वाले या फिर उधर से गुजरने वालों की कड़ी स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस बीच भारत में अचानक से बढ़ते कोरोना के मसलों ने भी हलचल मचा दी है। तेलंगाना में सरकारी हाई स्कूल के 8 छात्र पॉजिटिव। जोधपुर में 12 बच्चों को कोरोना। इंदौर में 14 सैन्य अफसर कोरोना पॉजिटिव। देहरादून में 11 IFS अधिकारी पॉजिटिव पाए गए। पुष्कर में विदेशी महिला पॉजिटिव मिली। कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में 1821 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हिंदुस्तान के 13 राज्यों में अलर्ट जारी हो गया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% तक बढ़ोतरी हुई है। 15 नवंबर को देश भर में 197 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी, तो वहीं 23 नवंबर को यह बढ़कर 437 तक पहुंच गई। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ के SDM मेडिकल कॉलेज में 182 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी फुली वैक्सीनेटेड हैं। कुल 669 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें पहले 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव आए, उसके बाद 116 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। 400 छात्रों वाले इस कॉलेज की बिल्डिंग के साथ ही 2 हॉस्टल भी सील कर दिए गए हैं। जबकि राजस्थान के पुष्कर में एक विदेशी महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुष्कर में हड़कंप मच गया। चिकित्सा विभाग को जब विदेशी महिला के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की सूचना मिली, तो उन्होंने जिस होटल में विदेशी महिला ठहरी थी उसके सभी कर्मचारियों और दूसरे विदेशियों को क्वारंटाइन कर उनके सैंपल लिए। एक विदेशी पर्यटक जो कि मंगलवार को पुष्कर के अंदर आई है, उसके कुछ खांसी जुकाम की कंप्लेन होने पर उसने अपने लेवल पर प्राइवेट लैब से जांचें कराई, जिसके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। लोकल कर्मचारी जो काम कर रहे थे उनके हमने सैंपल उठाए। महिला की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, जिसे मैंने चेक कर लिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने केंद्र सरकार को भी अलर्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती हुई तादाद पर चिंता जाहिर की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी में कहा है कि अगर टेस्टिंग में कमी की गई तो संक्रमण का सही आकलन नहीं किया जा सकेगा। चिट्ठी में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बंगाल सहित कई राज्यों में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बंगाल के अलावा गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम को भी पत्र लिखा है।
केरल को लिखे गए पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि राज्य अगस्त में 2,96,000 कोरोना टेस्ट कर रहा था, जिसे घटाकर अब 56,000 कर दिया गया है। जबकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन ये सेकेंड वेव जैसी घातक नहीं होगी। वहीं एक्सपर्ट्स का भी दावा है कि लहर समय समय पर अपनी निश्चित फ्रीक्वेंसी में आती है। पहली वेव सितंबर 2020 में आई थी, दूसरी लहर अप्रैल 2021 में आई थी, अब तीसरी लहर दिसंबर में आने की आशंका है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में पहली बार एक मस्जिद प्रबंधन समिति ने पहल की और मस्जिद परिसर में एक कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। टीका लेने आए लोगों ने यह भी माना कि सोशल मीडिया के जरिए कोरोना टीका को लेकर गलतफहमियां फैलाई गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों की अपील पर गलतफहमी दूर कर दी गई है और अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी कोरोना का टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। पहले हम डर लग रहा था कि वैक्सीन लेने से बहुत सारे तकलीफें होंगी और मौत भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने और हमारे जिम्मेदारों ने समझाया हमको कि भाई इससे बहुत सारे फायदे हैं। जो अफवाह फैल रही है कि मुस्लिम समाज के लोग जो है वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। मैं खुद 2 महीने पहले दोनों डोज ले चुका हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो आज ये नंबर लगे हुए सब मुस्लिम समाज के लगे हुए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यूपी में जारी हुआ है अलर्ट। 3 देशों से आ रहे लोगों पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर लोगों को कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने की चेतावनी दी है। यूपी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लोगों की विशेष जाँच की जाएगी। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग जैसे देशों से आ रहे लोगों की प्राथमिकताओं पर एंटीजन और RT-PCR दोनों से जांच की जाएगी। आज तक ब्यूरो। सभी की जुबान से निकल रहा होगा, बस अब नहीं लेकिन सतर्क रहना होगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया किस कदर दहशत में है, ये बात से पता चलता है कि दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास के जो देश हैं उनकी फ्लाइट्स को अभी से ही बैन करना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे आगे है इजराइल, ब्रिटेन और इटली। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.1529 के चलते दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इसे अब तक के सबसे घातक वेरिएंट्स में से एक बताया जा रहा है और यही वजह है कि दुनिया भर में इसे लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। कोरोना से बमुश्किल उबरे इजराइल में भी इसका एक केस मिला है और अब देश में आपातकाल लगाने पर विचार चल रहा है। इजराइल के PM नफ्ताली बेनेट ने एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई है और आपातकाल लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने इस वेरिएंट से निपटने को लेकर बुलाई बैठक में कहा कि हम आपातकाल के मुहाने पर हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दुनिया भर के देशों से सतर्क रहने को कहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ट्रेन धू कर चलने लगी। ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। ट्रेन में आग मुरैना के हेतमपुर रेलवे स्टेशन के पास लगी। वैष्णो देवी से आ रही दुर्ग उधमपुर ट्रेन में कैसे लगी आग, इसका खुलासा नहीं हो पाया। आग से AC बोगी A1 और A2 पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।